बढ़िया बिस्कुट उस्कुट देखने देखिए बिना का लगा कह दो बिस्कुट भजन का पानी छोटा का आगे फिर वाला अरे चाहे उनका भी लीजिए बनवा सकेंगे। देखिए आओ सारी आओ जल्दी से तुझे कहो आओ सारी हाँ जैसा कि कल मैंने बताया था कि आज हम लोग कोलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24 ये सभी क्वेश्चन क्या है कोलॉइड पर बेस्ड है। इसके बारे में आपको पहले कोलॉइड के बारे में जान लीजिए क्या होता है। कल आपको बताया गया था एक बात आपको विलयन या सत्य विलयन जिसको हम लोग विलयन कहते हैं या ट्रू सॉल्यूशन दूसरा है सस्पेंशन, तीसरा है कोलाइड। ये विलयन तीन प्रकार के हैं। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी या विसमांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। देखिए ये ट्रू सॉल्यूशन क्या है, ये सस्पेंशन है, ये कोलाइडी सॉल्यूशन है, सस्पेंशन सॉल्यूशन, ये तीनों ही सॉल्यूशन है। देखिए ट्रू सॉल्यूशन या सिर्फ इसको सॉल्यूशन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन या सिर्फ कह देते हैं सॉल्यूशन। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप देखते हो कि ये आपने एक बर्तन में पानी लिया, उसमें आपने कुछ चीनी डाल दिया। इस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? शरबत कहते हैं। ध्यान से देखिए ये पानी है, चीनी और पानी का मिश्रण है, इसको हम लोग विलयन कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं। शरबत जिसको कहा जाता है क्या कहते हैं? इसको हम लोग शरबत कहते हैं। चीनी कम मात्रा में होती है, पानी अधिक मात्रा में होती है, तो किसी विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे सोल्यूट कहते हैं। ध्यान से देखते जाइए, दोहरा उठे फिर से, सोल्यूट या विलायक कहते हैं। का माने करने वाला, घोलने का काम करने वाला। जो कम मात्रा में होता है उसे हम लोग, ये जो अधिक मात्रा में होता है इसको सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक, सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में होता है उसे हम लोग सोल्यूट कहते हैं, विलेय। क्या कहते हैं इसे? विलेय। ये दिमाग में बात रहे तभी ये बात आपके समझ में आएगी। विलेय बहुत आसान ये है। विलेय कम मात्रा में ये विलेय है, जो अधिक मात्रा में हो गया उसे हम विलायक कहते हैं। बहुत ही आसान चीज है। आ जाएगा, अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है। ये हमारे जीवन में बड़ा ही उपयोगी है। हम लोग के तमाम खाने के सामान में दूध हो, दही हो, ये सब चीजें हैं। फिर है आप जानते हो शोरबा है जिसको आप लोग कहते हो, ये सब क्या मक्खन है,
ये सब हमारे तेल है, ये सारी चीजें क्या है, ये सब क्या है, सब कोलाइडी विलेन है। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, रोजाना इनको हम लोग खाते हैं। तो ये है कोलाइडी विलेन। आइए फिर हमारा खून क्या है, वो भी एक कोलाइडी विलेन। ये कोलाइडी विलेन क्या होता है, तो पहले तो आप ये देखना आपने कि ये इसको हम कहते हैं सत्य विलेन या ट्रू सोल्यूशन। इसको हम कहते हैं सत्य विलेन। ये विलेन क्या होता है, अक्सर ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसको हम छान करके चीनी को अलग नहीं कर पाएंगे, बारीक कपड़े से या फिल्टर पेपर से इसको छाना नहीं जा सकता। आइए दूसरा क्या होता है, इसमें विलेय के कण इतने छोटे होते हैं, विलेय यानी चीनी के कण, विलेय के कण इतने छोटे होते हैं कि आंख से हम इनको देख नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख पाते हैं सर। आइए देखिए, तो ये साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी हम इनको नहीं देख पाते हैं। विलेय किसे कहेंगे, ये इसमें विलेय के कणों का आकार कितना होता है, विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम क्या होता है, इनके कण 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। कल आपको बताया गया था, फिर से सुनिए, 1 नैनोमीटर कितना होता है, कितना छोटा होता है। देखिए 10⁹ नैनोमीटर बराबर 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी जितनी बड़ी है 1 मीटर है, इसमें कितने कण आप रखोगे, 1 अरब। 1 अरब कण यहां से यहां तक में, तो जो उतना छोटा सा होगा वही क्या है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है कौन, चीनी का कण, जो पानी में घुला रहता है, पानी में घुला रहता है। आप घोल में जानते हो क्या होता है, ये पानी के कण, पानी के कण, ये ध्यान से देखिए, ये पानी के कण है। घुलना क्या चीज होता है, विलेय के कणों का विलायक के अंतरावकाश में चला जाना ही घुलना कहलाता है। घुलना और पिघलना में अंतर है। देखो जब चीनी के कण आपने इसमें डाला तो ये चीनी के कण कहाँ चले जाते हैं, ये जो बीच बीच में गैपिंग है, देखो रिक्त स्थान है, जिसको अंतराणविक स्थान कहते हैं। अंतराणविक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो बीच में जगह खाली होती है, सब इसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराणविक स्थान। इसी अंतराणविक स्थान में चीनी के कण जाकर के बैठ जाते हैं, इसी को हम लोग घुलना कहते हैं। पिघलना क्या चीज होता है, कोई ठोस पदार्थ, जैसे ये बर्फ है, बर्फ के कण है, आपस में सब सटे हुए हैं, बहुत आपस में सटे हुए हैं। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये कण एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, यानी इनके बीच में जो गैपिंग होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है। ये एकदम से सटे हुए कण है, और जब इनको गर्म किया तो ये पानी के कण दूर दूर ऐसे हो गए, तो इसको पिघलना कहा जाता है। ये जमा हुआ है, ये जमना है, ये पिघलना है। किसी पदार्थ के कणों का एक दूसरे के निकट आ जाना जमना कहलाता है, किसी पदार्थ के कणों का दूर दूर हो जाना पिघलना कहलाता है। ये जमना है, ये पिघलना है, ये बर्फ है, ये पानी है, ध्यान से समझिए। ये हो गया। तो चीनी क्या होती है, चीनी के कण कहाँ चले जाते हैं, इनके बीच बीच में जो स्थान है पानी के अणुओं के बीच में, ये पानी के कण है बड़े बड़े, देख रहे हैं, इनके बीच में जो जगह है इसको कहते हैं अंतराणिक स्थान। उसी में जाकर के चीनी के कण बैठ जाते हैं। सोचिए चीनी के कण कितने छोटे हैं। एक चीनी के कण का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। देखो 1 नैनोमीटर से कम होता है। ये हो गया सत्य विलयन या ट्रू सॉल्यूशन। जो कम मात्रा में है, यानी चीनी कम मात्रा में, उसे हम विलेय कहते हैं या सोल्यूट कहते हैं। जो अधिक मात्रा में, यानी पानी अधिक मात्रा में, इसको हम सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं। काम करने वाला, घोलने काम करने वाला। तो ये हो गया सत्य विलयन। अब आइए, अगर ये विलेय के कण जो 1 नैनोमीटर से कम थे, 1 नैनोमीटर से कम अगर है, तो ये सत्य विलयन हो गया, ट्रू सॉल्यूशन। अगर 1 नैनोमीटर से बड़ा है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक अगर है, तब इसको हम लोग कहते हैं कोलाइडी विलयन है। ये कोलाइडी कण है। ये कोलाइडी विलयन क्या, हमारे दूध का जो
कण दूध है, ये कोलाइडी विलयन है। दूध क्या है? कोलाइडी विलयन है। इसमें विलेय और विलायक के कण इतने बड़े बड़े होते हैं कि इनको हम लोग क्या, ये भी हमारे आंख से नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं। तो ये क्या है? जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, ये सब क्या है? कोलाइडी विलयन। तो ये कोलाइडी कण इतने छोटे, सोचते हो कि मक्खन तो हम देखते हैं बड़ा सा है, वो तमाम करोड़ों अरबों खरबों कण होते हैं, तब आप देखते हो बड़ा सा हो जाता है। एक कण को आप नहीं देख पाओगे, एक अकेला कण हो तो उसको आप नहीं देख पाओगे। तो ये क्या है? इसको हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं। रक्त के कण क्या, रक्त क्या है? कोलाइडी विलयन है। दूध कोलाइडी विलयन है। धुआं कोलाइडी विलयन है। ये क्या, कोहरा, बादल, ये सब कोलाइडी विलयन है। तो ये कोलाइडी विलयन हो गए 1 नैनोमीटर से लेकर के, अब परिभाषा में क्या कहोगे? ऐसा विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है जिसमें विलेय के कणों का आकार, विलेय माने जो घुला जैसे चीनी के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होता है। अब तीसरा तो ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन सिर्फ कहते हैं। दूसरा हो गया कोलाइडी सस्पेंशन। क्या होता है? अगर विलेय के कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक हो, 100 नैनोमीटर से अधिक, 100 नैनोमीटर से अधिक हो जाए तब उसको हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन, या हिंदी में कहते हैं निलंबन। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही आसान है। निलंबन, ठीक है, या सस्पेंशन। क्या है ये? सस्पेंशन। सस्पेंशन आप क्या देखते हो? इसका उदाहरण आप देखिए, ये 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। निलंबन, जैसे आप देखिए, पानी ले लीजिए किसी बर्तन में, उसमें पीली मिट्टी घोल दीजिए तो कहोगे ये गंदा पानी है। पीली मिट्टी के कण आपको आंख से दिखाई पड़ते हैं। या पानी आपने लिया, उसमें महीन बालू के कण हैं, तो इसको भी कहेंगे ये सस्पेंशन है। महीन बालू के कण, इसको थोड़ी देर पर हम लोग डिकेंट कर दें, यानी स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें, तो थोड़ी देर बाद ये सब नीचे एक कण आकर के बैठ जाते हैं। बालू, जैसे कभी कभी नल से बालू वाले लगता है, उसको थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए तो बालू के कण नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसे विलयन जिनमें सोल्यूट के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि आंखों से दिखाई पड़ते हैं, थोड़ी देर खुला छोड़ देने पर वो नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? निलंबन या सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेंशन। अब ये सस्पेंशन का आकार कितना है? ये 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। बड़ा ही आसान है। मैं बीएससी में जब पढ़ रहा था गोरखपुर, तो पहली साल बीएससी में हमको सिर्फ 44% नंबर मिला। बहुत मेहनत में करता था, मिला 44%। जून में रिजल्ट निकला, जुलाई में मैं गया। हमारे एक प्रोफेसर थे, समझिए अपने घर ही के थे बेचारे, घरेलू हमारे उनके ताल्लुकात थे, उनके पास में रहता था। उन्होंने कहा लो अपना रिजल्ट देख लो। सुबह का वक्त था, 7-8 बजे थे, तो 44% था, यानी 3rd डिवीजन। उन्होंने कहा जी क्या मेहनत करते हो, कैसे कुल नंबर कम हो गया? मैं तुम्हें देखता हूँ, ना तो तुम सिनेमा देखने जाओ, ना सर्कस देखने जाओ, ना कहीं टहलने घूमने जाओ। जब देखता हूँ पढ़ते ही रहते हो दिनों रात। सिर्फ देखता हूँ कि जाते हो फजर की नमाज पढ़ा है, मगरिब की नमाज, यही 2 वक्त देखता हूँ। नमाज पढ़ने जाते हो और हमेशा पढ़ते ही रहते हो, फिर क्यों ऐसा हो गया? तो मैंने कहा पता नहीं क्यों। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे पढ़ने का ढंग कुछ गड़बड़ है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आपके पढ़ने का ढंग गड़बड़ है, लाख मेहनत कीजिए, नंबर अच्छा नहीं आएगा। आपकी ट्यूबवेल की पंपिंग सेट कितनी बढ़िया हो, खूब बेहतरीन पानी देता हो, लेकिन अगर बरहा और मेड़ नहीं ठीक से बनी है तो खेत में पानी कुछ नहीं जाएगा, सारा पानी बेकार चला जाएगा। ऐसे ही अगर ढंग से आप पढ़ाई नहीं करोगे तो पढ़ाई के माने कुछ नहीं, बेकार, जिंदगी में नाकाम रहोगे। तो उन्होंने कहा तुम्हारी कुछ पढ़ने का ढंग मेरे ख्याल से गड़बड़ है। छुट्टी में मैं घर भी नहीं आता था, सिर्फ दशहरा, दिवाली और ईद, यही 3 मरतबा में घर आता था। तो उन्होंने कहा आखिर क्यों इस तरह से है? तो मैं नहीं समझ पा रहा था। हमने कहा कोई कुछ तुम्हारा नहीं समझ में, कहीं ठीक है, तुम्हारे पढ़ने का ढंग कुछ गड़बड़ मुझको लग रहा है।
उन्होंने मुझको पढ़ाया नहीं, एक दिन भी नहीं पढ़ाया। कहा अच्छा ठीक है, वो मुझको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते थे। केमिस्ट्री का एक पेपर, 3 पेपर होते थे बीएससी में, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री वो मुझको पढ़ाते थे। उन्होंने कहा अच्छा जरा किताब ले आओ अपनी फिजिकल केमिस्ट्री वाली। लेकर के मैं गया, उसमें 10-12 चैप्टर थी। कितने? 12 चैप्टर। बड़ी मोटी सी किताब है, बात नहीं कि तो इतनी मोटी किताब है, 12 चैप्टर। कहा अच्छा ये देखो, ये 44% नंबर पाने का मतलब, हम लोगों के जमाने में आता था कोई 6 प्रश्न कीजिए, कुल 12 प्रश्न रहते थे और हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन रहता था। उन्होंने बस अपने हमको समझाया, कहा देखो 6 प्रश्न है, इसका मतलब 44% का मतलब आपका सिर्फ 2.5 क्वेश्चन सही है। तो आपको क्या जरूरत है 12 चैप्टर पढ़ने की? बस इतने उन्होंने बताया। कहा आपको 12 चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्या, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, 12 क्वेश्चन, 12 चैप्टर है। आपको 2.5 क्वेश्चन करना है तो सिर्फ 2.5 चैप्टर पढ़ लो, 2 चैप्टर बस हो गया काम भर का। जब 44% तुमको नंबर लाना, क्या फायदा? उन्होंने कहा बात सही है ना? हमने कहा बात सही है, कौन कहेगा नहीं सही। तो कहा कि जब 2.5 चैप्टर पढ़ लो, क्या करने के लिए 12 चैप्टर पढ़ते हो? 6 गुना देखो, 2 6 12। हमने कहा सही कह रहे हैं आप। कहा अच्छा ये किताब को देखो, इसमें कौन सा चैप्टर आपको आसान लग रहा है? मैंने खोला, देखा तो यही याद आ गया, यही कोलाइड लिखा हुआ था, कोलाइड चैप्टर। मैंने कहा कि ये यही आसान सबसे लग रहा है। कहीं ठीक तो फिर अच्छा कापी किताब ले आओ, जा करके ले आओ, कापी ले आओ, कलम ले आओ। लेकर के उन्होंने कहा इस चैप्टर का शुरू से लेकर के A to Z पूरा लिख डालो, बैठ के लिखो। इसी वक्त बैठ करके मैंने लिखना शुरू किया। उन्होंने कुछ मुझको बताया नहीं, कल लिख डालो। बैठ के लिखना मैंने शुरू किया। समझो पढ़ाई का ढंग क्या है। नहीं पढ़ाई का ढंग अपनाओगे, दुनिया में नाकाम रहोगे। कैसे मेरी हाल हुई, 44 रहा, फिर 60% हुआ। कैसे हुआ? कहा इसको जाकर के लिख डालो बैठ करके। इसी वक्त मैं बैठ करके लिखने लगा 8 बजे से। लिखते लिखते 1 बज गया, अजान हो गई। 1:30 बजे वाली जो नमाज होती है, 1:15 बजे के। सोचो कितना देर तक मैं लिख रहा था। 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक 4 घंटा, 5 घंटा हो गया। 5 घंटा तक लिखना पड़ा। बहुत बड़ा चैप्टर था। लिखते लिखते फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक, कहा लाओ देखे। उन्होंने खुद बुलाया, कहा जाओ अजान हो गई, नमाज पढ़ जाओ। अपना नहीं नमाज पढ़ने जाते, कहा जाओ पढ़ जाओ नमाज। कहा ठीक है। कहीं देखो इसे पन्ना इसे पलटते गए, वो सामने कुछ नहीं पढ़ा कि क्या लिखा है। पन्ना इसे पलटते गए, कापी का पूरी कापी भरी हुई थी, कापी कुछ नहीं देखा उसमें क्या लिखा हुआ। कहा था जाओ नमाज पढ़ जाओ। गए, नमाज पढ़ के फिर आए। फिर कहा अच्छा फिर कापी लाओ। कापी लेकर के वहीं पर उन्होंने इसे दस्तखत कर दिया। कहा जाओ फिर से लिख डालो दूसरी मर्तबा। फिर मैंने लिखना शुरू किया। 1:30 पौने 2 बज रहा था। फिर लिखना शुरू किया। 4:30 5 बजने लगा, पौने 5। अब की 2 घंटा लगा, उसमें मैंने लिख डाला। पहले 5 घंटा लगा रहा, 2 घंटा लगा उसी चीज को लिखने में। गौर कीजिएगा, उसी को लिखने में वही सारी चीजें। कहा फिर से जाओ लिख डालो। बैठ करके लिखने लगा। अजान फिर असर की हो गई, यानी 4 बजे वाली। पौने 2 से 4 बजे वाली 2.5 घंटा में आधा लगा। पहले 5 घंटा लगा था, अब की 2.5 घंटा लगा। फिर मैंने क्या किया, ले जाकर के फिर अजान हो गई। कह ला देखा लिख चुके? हमने कहा हाँ लिख चुके। देखा ऐसे, फिर पन्ना पलटा ऐसे। कहा अच्छा जाओ नमाज पढ़ जाओ। तब नमाज पढ़ करके आए, असर का वक्त हो गया। लौट करके आए, 5 बज रहा था। कहा ऐसा है कि लाओ किताब मैं बताऊं आपको। उन्होंने खोला इसे। कहा देखो ये जो शुरू में एक पैराग्राफ आप लोग समझ रहे हो, इस पैराग्राफ में देखो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी पुरानी बातें बताई गई है। इतिहास समझो एक तरह से, इसको छोड़ो, इसको कुछ नहीं लिखना अपना। दूसरा पैराग्राफ उन्होंने पढ़ा। कहा इसमें देखो इस लाइन नीचे खींच दिया। का है ही एक लाइन इसमें है काम की, बाकी कुल बेकार है कुछ। उसी एक लाइन को दोबारा तिबारा समझाया उसने। कहा समझ में आ रही बात? कहा हाँ समझ में आ रही। कहा इसे एक लाइन इसको लो। कहा तीसरा पैराग्राफ देखो, उसमें देखो कुछ काम की चीज है। कहा देखो इसमें 1 2 लाइन है काम की, इसके नीचे इसे लाइन खींच दिया उन्होंने।
कहा बात समझ में आ गई। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ उन्होंने बताया, कहा इसे तीसरा चौथा कुछ पैराग्राफ पढ़ रहा हो, उसमें देखो जो काम की चीज है जो बार बार रिपीट की गई है उसको एक के बार आप लिखो, बार बार लिखने की नहीं जरूरत। कहा आप जाओ इससे इस तरह जरा लिख डालो। तो 5 बजा था, 5 बजे का 5:15 हो गया था, 5:15 बजे मैंने लिखना शुरू किया, 6 बजे में लिख डाला। 1 घंटे में हो गया पूरा। कितना लगा था? 5 घंटा पहले लगा लिखा, फिर 2.5 घंटा लगा, अब की कितना लगा? 1 घंटा। तब तक मगरिब की अजान हो गई। कहते जाओ नमाज पढ़ जाओ। नमाज पढ़ के फिर आए। फिर अब देखो, अब सुन लो क्वेश्चन किस तरह से आता है। कुछ 3 घंटा रहता था, लेकिन अब देखो कभी कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है, कहता है कि इस पर विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, इस पर एक निबंध लिखिए, ऐसे राइट एन ऐसे। तो कहा जब इस तरह से आएगा तभी इसको इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन को समझिए वो पूछ क्या रहा है उसी ढंग से लिखिए। मेरी आदत क्या थी, मैं पूरा रट डालता था फ्रॉम A to Z, जैसे लोग हाफिजा करते हैं। बैठता था लिखने के लिए, लिखते लिखते पूरा शुरू से आखिर लिखता था। कहां से क्वेश्चन पूरा हो, 2-2.5 क्वेश्चन में घंटा लग जाता था, 3 घंटे। अब क्या हुआ, उन्होंने बताया देखो जब इस तरह से क्वेश्चन आवे तो इतना लिखना, जब इस तरह से पूछे तो इतना लिखे थे, ऐसे लिखे थे, कहीं समझिए बात। हमने कहा हाँ समझ आ रहा। कहा फिर सुनो, अगर आ जाए कहीं शॉर्ट नोट लिखो, टिप्पणी लिखो चाहता है तो कहीं तब क्या करो, तब पूरा लिखो। कहीं देखो तब क्या लिखो, कहीं नहीं ये लास्ट में है जो पैराग्राफ हुआ दोनों लास्ट में देखा तो वहीं पूरा रहा था, वकर निचोड़ पूरा यह इतना लिख दो हो गया शॉर्ट नोट। बात समझ में आ गई। उसके बाद एक ही दिन में याद हो गया। कहा 12 महीना लागत रहा याद करने में, लिखने में। और इम्तिहान में मैं क्या करता था, कहा कि अच्छा पहले से नोट कर लो। इम्तिहान में मैं क्या करता था, इम्तिहान के जब घंटी लगने लगती थी पेपर बटने की, तब मैं जाकर के कमरे में ज्यादा नहीं बैठ पढ़ता रहता था। तो उन्होंने कहा देखो ये एक और गड़बड़ी है तुम्हारी, इम्तिहान में तुमको सिवाय कलम के और कुछ नहीं ले जाना है। आज से नोट कर लो, हम नहीं ले जाने देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए, पढ़ो पास हो चाहे ना हो। कहा ठीक। तैयारी किया। इम्तिहान के एक रोज उन्होंने पहले, जैसे कल पेपर है, क्या किया उन्होंने, कहा देखो कल तुमको नहीं ले जाना है कॉपी, याद करने के लिए कॉपी किताब बिल्कुल नहीं ले जाना है, सिर्फ कलम ले जाना है। कहा ठीक है। शाम हो गई कि कल पेपर है, गौर से सुनिएगा, पढ़ाई के ढंग है, नहीं पढ़ाई का ढंग अपनाओगे कामयाब नहीं होगे। उन्होंने कहा क्या हो गया, कुछ दोहरिया लिया? हमने कहा हाँ सब दोहरिया लिया। कहीं ठीक है, तो दोहरिया लियो तो अच्छा है, लाओ किताब हमारे पास लाओ। किताब उन्होंने ले लिया। कहने किताब नहीं पढ़ना उड़ना, कहीं जाओ लेट करके बैठ के अपने मन में दोहराओ कि ये प्रश्न आएगा तो ऐसे लिख करके, ये प्रश्न आएगा तो ऐसे लिख करके आएगा, अपने मन में दोहराओ ऐसे। कुछ 12 चैप्टर दोहरिया करो। मैंने दोहराने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कुछ दोहरिया चुके हैं? हमने कहा हाँ, 8-9 बज रहा था। कहीं अच्छा यहाँ हो, कहिए बताओ किसी चैप्टर में कुछ आपको मालूम हो रहा है कि नहीं याद रहा, कुछ भूल उल रहा है कि कुल याद है? हाँ कुछ तो याद है, एक चैप्टर है फलना है, वहां कुछ तरीक भूलत है। कैसे तो ले जाओ देख लो, किताब उन्होंने दिया, क्या ले जाओ देख लो। लाया, मैंने देखा, देख लिया। कहीं फिर किताब लो हमारे पास जमा, कहीं जाओ फिर बैठ करके लेट के सो और सोचो कि कौन क्वेश्चन। आप इस तरह से सोचो कि अगर हमारे जो उनको याद है 6 प्रश्न कर रखे, 12 हमारे याद है, तो पहले हम कौन क्वेश्चन करवे 6 में से पहले तय कर लो कि हमें सबसे ज्यादा ये याद है, कमांड है हमें, ये पहले क्वेश्चन हम करवे, यहीं तय कर लो। कहीं जाओ इसे सोचो। फिर बुलाया उन्होंने, कहा ऐसा है कि अब तो कुछ याद है ना? कहना याद है। ओ एक चैप्टर हो में यहाँ तनिक भर भुलात है, कहीं तो अब कुछ नहीं मिली तुम्हें, अब भूले तो भूले दो का, यहीं तय कई लोग आई वो काम नहीं लिखवे, अब वहां दुभाव बना है। गया मैं सोया आराम से, सुबह के उठा। जितने दिन इम्तिहान चलता था मुझको भूख नहीं लगती थी, जबरदस्ती में 2-4 लुकमा चाय खा लेता था, बस पानी पी लेता था, बस
खाना खा ही नहीं मिलता था, ना रात में नींद आवे। ये हालत रहती थी जितना दिन इम्तिहान होता था। उस दिन इत्मीनान से सोया, उसके बाद सुबह के उठे, कहीं जाओ पहले नहा लो, इम्तिहान पर नहात रहे न धोत रहे, गए नहाने, ना बैठ के नाश्ता कर लो, नाश्ता किया, कहीं किताब बुनाई ले जाके बताया, किताब पहले ले लिया रतिया में रख लिया था, किताब का भी कुछ नहीं, कहा एक कलम लो जाओ, गए इम्तिहान। इत्मीनान से लिखा, 3 घंटा के बजाय 2 घंटा में कुल क्वेश्चन पूरे हो गए, लिखो इत्मीनान से 60% नंबर मिले। क्या कहा 3rd डिवीजन का 60%, 44% का 60%, यानी पढ़ाई का ढंग अपनाइए। अब आइए देखिए, तो इसी पे हमको याद आ गया ही कोलाइडी विलेन क्या है, देखिए ध्यान से, बड़ा आसान है। कैसे आसान है आपने देख लिया, फिर से एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी। विलेन का नाम आपके आया, तो विलेन में आपने देखा शरबत अक्सर पीते हो भाई, चीनी को पानी में डाला आपने, शरबत बन गया। चीनी के कण इतने छोटे होते हैं कि पानी के कणों के बीच में आ जाते हैं, इसको घुलना कहा जाता है। घुलना और पिघलना दोनों में फर्क पूछा जाता है कभी कभी। घुलना डिजॉल्व होना और मेल्ट करना, मेल्ट माने पिघलना, तो डिजॉल्विंग और मेल्टिंग में फर्क है कि सोल्यूट के कण, विलेय के कण विलायक के कणों के अंतरावकाश का कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चले जाना ही घुलना कहलाता। पिघलना क्या चीज होता है, ठोस के अणुओं का एक दूसरे से दूर दूर हो जाना पिघलना कहलाता है। जैसे बर्फ में पानी के कण दूर दूर हो गए, पिघल गया, मोम के कण दूर दूर हो गए, पिघल करके द्रव हो गया, तो ये हो गया पिघलना। और तो ये हो गया विलेन। अब अगर इसमें जो है विलेय के कण कितना है, 1 नैनोमीटर से कम है। 1 नैनोमीटर, उनकी साइज, उनका आकार 1 नैनोमीटर, बहुत आसान है, से कम है, तो हम कहेंगे वो विलेन, सत्य विलेन है, या सिर्फ विलेन है, या ट्रू सोल्यूशन कहेंगे उसको। बहुत आसान है। अब आइए, अगर कणों का आकार, इनको हम आंख से नहीं देख पाएंगे, इनको छाना कागज से या कपड़े से हम छान करके अलग नहीं कर पाएंगे। छान लो पानी, चीनी अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, नहीं हो पाएगा। आइए, सस्पेंशन क्या होती है। अब अगर कणों के आकार क्या है, विलेय के कण 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है, तो कहेंगे कोलाइडी विलेन है। कोलाइडी विलेन को भी हम छानना से नहीं छान पाते हैं, फिल्टर पेपर से नहीं छान पाएंगे, ये इतने छोटे होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, लेकिन ये सत्य विलेन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इनके आकार, कणों का तो आकार बड़ा होता है, लेकिन इनको हम छानना कागज से छान नहीं पाते कणों को। लेकिन बस यही कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में था। ये कैसा होता है, ये विलेन, देखिए ये जो सत्य विलेन होता है होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस को कहते हैं समांगी और विसमांगी, इसको समझिए। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब देखिए होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। फिर आइए शरबत, देखिए शरबत का थोड़ा सा आप ले करके चखिए, चाहे ऊपर से लीजिए, चाहे बीच में से, चाहे किनारे से, कहीं से शरबत का एक भाग लीजिए, आप देखोगे वो उतना ही मीठा रहेगा। लेकिन वही दूध आप ले लीजिए, दूध क्या है, ये कोलाइडी विलेन है। दूध क्या है, कोलाइडी विलेन है, मिल्क, दूध को थोड़ी देर रख दीजिए, ऊपर वाला हिस्सा अगर आप पीजिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। नीचे वाला हिस्सा पीजिए तो आपको फीका लगेगा। तो ये होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, विसमांगी माने ऐसा विलेन जिसके प्रत्येक भाग की सांद्रता अलग अलग हो, उसको हम विसमांगी कहेंगे। जिसके प्रत्येक भाग की सांद्रता माने गाढ़ापन, मिठासपन, गाढ़ापन भिन्न भिन्न हो प्रत्येक भाग का। जैसे दूध के प्रत्येक भाग की मिठास, उसकी सांद्रता, गाढ़ापन भिन्न भिन्न होता है, इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। तो ये क्या होता है, कोलाइडी विलेन हेट्रोजीनियस है, सत्य विलेन होमोजीनियस है। यानी शरबत होमोजीनियस, याद रखिए, ये दूध है क्या, कोलाइडी विलेन। अब आगे आइए देखिए, अब हम फिर आइए सस्पेंशन क्या होता है, निलंबन, ये भी जान लीजिए। अगर किसी घोल में विलेय के कणों का आकार
100 नैनोमीटर से अधिक है, 100 nm से अधिक है, तब उसे हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन या निलंबन कहते हैं। निलंबन माने ना नीचे रहे ना ऊपर रहे, बीच में लटका रहे। जैसे कहते हैं फला साहब सस्पेंड हो गए, निलंबित हो गए माने उनकी सेवा अभी समाप्त तो नहीं हुई है, ना वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं और ना अभी बर्खास्ती सेवा समाप्त ही हुई, तो उसको कहते हैं निलंबित होना, बीच में रहना, सस्पेंशन, सस्पेंडेड। तो ऐसे ही एक कण सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि पानी ले लीजिए, उसमें पीली मिट्टी घोल दीजिए, तो क्या उसके आर पार दिखाई भी नहीं देता, ये पारदर्शी भी नहीं होता, अपारदर्शी होता है। सत्य विलयन पारदर्शी होता है, ये अपारदर्शी, इसके आर पार दूध के विलयन लेकर आर पार नहीं दिखाई पड़ेगा। शरबत में देखिए आर पार दिखाई पड़ता है। पारदर्शी, अपारदर्शी, समांगी, विसमांगी, कणों का आकार फिर देखेंगे आप, सांद्रता उनकी देखिए, गाढ़ापन देखिए, मिठासपन देखिए, ये सारी चीज उनके है। तो ये हो गया सस्पेंशन, यानी इसमें इसके विलय के कण हमारी नंगी आंखों से भी दिखाई पड़ते हैं, चश्मा या सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं है, वैसे दिखाई पड़ते हैं। कुछ देर खुला छोड़ने पर ये कण नीचे बैठ जाते हैं। इनको छान करके कपड़े से अलग किया जा सकता है, या फिल्टर पेपर से या छाना कागज से कपड़े से छान के अलग किया जा सकता है। ये रहे 3 विलयन। अब आइए थोड़ा कोलॉइडी विलयन के बारे में कुछ और पढ़ लीजिए। ये जो 4-5 क्वेश्चन आपके पास है उनका हल जान लीजिए। क्या है कोलॉइडी विलयन का गुण? लिख लो इसको। देखो तू डर होगा तो आओ। हाँ देखो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आइए कोलॉइडी विलयन के गुण। शॉर्ट में आप देखोगे भी, आपके क्लास में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी रखिए, यहां समझ में आएगा तो इंटरोगेशन में बहुत आसान रहेगा, कुछ नहीं रह जाता है। आइए देखिए सारी, आइए तो कोलॉइडी विलयन के गुण क्या है? नंबर 1 देखिए, कोलॉइडी विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडी सॉल्यूशन। नंबर 1, इसका क्या गुण होता है? नंबर 1, कणों का आकार। कणों का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। दूसरा गुण क्या है? ये क्या होता है? ये हेट्रोजीनियस होता, विसमांगी होता है। हेट्रोजीनियस होता है, विसमांगी होता है, लेकिन देखने में समांगी मालूम होता है। देखने में समांगी मालूम होता है, बावजूद मालूम होता समांगी है, लेकिन विसमांगी। खून क्या है? रक्त हमारा क्या है? विसमांगी, देखने में समांगी मालूम होता है। धुआं देख रहे हो, ये समांगी मालूम होता है, लेकिन है विसमांगी। बादल क्या है? ये सब कोलॉइडी विलयन है। देखने में समांगी मालूम होता है, लेकिन विसमांगी, देखने में समांगी मालूम होता है। तीसरा देखिए, इधर आराम करें थोड़ा। तो ये क्या हो गया? विसमांगी हो गया। तीसरा गुण क्या होता है? ये इनके कण इतने बड़े बड़े होते हैं कि प्रकाश को परिकिरणित कर देते हैं। प्रकाश को परिकिरणित करने का गुण होता है स्कैटरिंग। ये प्रकाश को परिकिरणित करते हैं, कर देते हैं। परिकिरणन क्या होता है? देखिए, प्रकाश के किरणों का माध्यम के कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाना परिकिरणन कहलाता है। ये मान लीजिए माध्यम का एक कण है, वायु का हो या धूल का कण, प्रकाश की किरण इस तरह से पड़ती है तो विभिन्न दिशाओं में कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर इस तरह से फैल जाती थी। इसको परिकिरणन कहा जाता है।
प्रकाश की किरणों का माध्यम के कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाना। प्रकाश की किरण का आपतित प्रकाश की किरण का माध्यम के कणों से टकराकर, माध्यम के कण माने वायु के कण, धूल के कण, पानी के कण, हवा में जो भी हो, उनसे टकराकर, या जैसे मान लीजिए ये दूध के कण है, ये दूध है होमोजीनियस, क्या है, कोलाइडी विलेन है। इसमें आप प्रकाश की किरणों को डालिए तो प्रकाश की मार्ग इसमें दिखाई पड़ता है। किरणों का मार्ग क्यों दिखाई पड़ता है? तो उसमें जो दूध के कण है, वसा के कण जो होते हैं, उनसे टकरा करके वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को विभिन्न दिशाओं में परिकिरणित कर देते हैं। तो इनका क्या कारण है? प्रकाश को परिकिरणित कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको, प्रकाश को परिकिरणित करते हैं, जिसको हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो पूछा जाता है कभी कभी टिंडल इफेक्ट क्या है, तो कहोगे कोलाइडी विलेन के कणों द्वारा प्रकाश की किरणों को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देना परिकिरण कहलाता है। इसी को टिंडल साहब ने पहले बताई थी, इसको कहा गया टिंडल इफेक्ट। तो ये हो गया, प्रकाश की किरणों को ये परिकिरणित कर देते हैं। क्या करते हैं? परिकिरणित करते हैं। अब आइए देखिए, ये कुछ गुण हो गए, और भी गुण है। अब आप देखिएगा, अभी इसमें आपको इतनी जरूरत है। अब आइए कुछ और भी है। ये कोलाइडी विलेन कई प्रकार के होते हैं? कुल 8 प्रकार के होते हैं। कोलाइडी विलेन 8 प्रकार के होते हैं। 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया था। कैसे होते हैं 8 प्रकार के? अब आइए देखिए, और कोलाइडी विलेन के 2 भाग होते हैं। जैसे सत्य विलेन के 2 भाग, विलेय और विलायक, सोल्यूट और सॉल्वेंट। विलेय और विलायक, सोल्यूट और सॉल्वेंट दो होते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट 2 होता है। ध्यान से देखिएगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है? कोलाइडी विलेन में सोल्यूट की क्या कहते हैं? परिक्षिप्त परावस्था। ध्यान से इसको रटिएगा, परावस्था रट डालिए। और इसको कहते हैं परिक्षिप्त परावस्था परिक्षेपण माध्यम। ध्यान से देखिएगा स्पेलिंग वगैरह। परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त परावस्था, परिक्षेपण माध्यम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज, इसको कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। अब आइए देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया कि ये दूध का है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपने नाम सुना होगा। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? विलेन होता है जिसमें कैल्शियम के कण घुले हुए होते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया मिल्क, मैग्नीशिया मिल्क, मैग्नीशिया मिल्क। क्या होता है इसमें? ये विलेय के कण ठोस है। ठोस के कण किसमें घुले होते हैं? द्रव में। ठोस किसमें होता है? द्रव में। ठोस द्रव में जब घुला होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जैसे सल्फर के कण को पानी में घोला जाए तो वो क्या होता है? एक कोलाइडी विलेन होता है। रक्त के कण क्या है? उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये कणिकाएं हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है? ये किसमें घुले रहते हैं? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में घुले हुए रहते हैं, यानी जो पानी होता है उस H2O में घुले रहते हैं। तो ये क्या है? परिक्षिप्त परावस्था। यानी परिक्षिप्त परावस्था किसे कहेंगे? जो विलेय जिसको हम लोग कहा करते थे, जो कम मात्रा में है। डिस्पर्सन मीडियम क्या है? पानी जिसको हम लोग कहते हैं। तो जिसको हम लोग द्रव कहते थे, यानी सोल्यूट विलेय है। जो कम मात्रा में है उसे हम सोल्यूट कहते थे, जो अधिक मात्रा में उसे विलायक कहते थे। यहाँ जो कम मात्रा में उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, परिक्षिप्त परावस्था। अब ये याद आप रखिएगा, ये
मैग्नीशियम मिल्क में मैग्नीशियम के कण, कैल्शियम के कण क्या होते हैं? जो ठोस के कण हैं वो द्रव में घुले रहते हैं, ठोस के कण द्रव में घुले रहते हैं मैग्नीशियम मिल्क में। मैग्नीशियम के कण जो कि ठोस हैं वो द्रव में घुले रहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो जो ठोस का कण है उसको प्रक्षिप्त परावस्था या विलेय का कण कहेंगे, और जो द्रव अवस्था है, द्रव है अधिक अवस्था में, अधिक मात्रा में जो है उसे हम क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम यानी पानी। तो ये हो गया, जैसे ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी हमारा रक्त है, उसमें पानी क्या है? पानी में घुला रहता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से सब घुले रहते हैं। तो ये हो गया। अब आइए देखिए, तो ये परिक्षिप्त परावस्था, परिक्षेपण माध्यम, इसके हिसाब से 8 प्रकार के होते हैं। कैसे 8 प्रकार के होते हैं? अब अगर देखिए, परिक्षिप्त परावस्था आपका क्या है? ठोस है मान लीजिए, और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, तब इस मिश्रण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको साल कहते हैं, सिर्फ SOL साल, सॉल्यूशन नहीं, साल कहते हैं सिर्फ। क्या कहते हैं? साल। हिंदी में भी अंग्रेजी में भी सिर्फ साल कहेंगे। तो रक्त क्या है? ये साल है, ठोस में, ठोस द्रव में घुला रहता है, ठोस द्रव में घुला होता है तो साल कहेंगे। अगर ये ठोस के बजाय गैस घुली हो या द्रव द्रव में घुला हो, भी हो सकता है, द्रव द्रव में घुला हो, जब ठोस ठोस में घुला होता, ठोस ठोस में घुला होता, तब उसको हम क्या कहते हैं? साल कहते हैं। जब द्रव द्रव में घुला रहता है तब इसको हम इमल्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्शन। इमल्शन क्या होता है देख लीजिए। आप थोड़ा सा पानी लीजिए और उसी में तेल मिला लीजिए, कैसे हाथ से मलिए, तो जो चीज मिलती है उसी को हम लोग इमल्शन कहते हैं, या तेल पनिया भी कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? कोई लोग सर में तेल लगाते हैं, बाल उनका बिखरा रहता है, तो कहते हैं भैया थोड़ा तेल और पानी मिला के रगड़ लो तो चिपक जाता है बाल, बाल झाड़ने में आसानी हो जाती है। तो इसको कहते हैं इमल्शन। क्या है ये? जब द्रव द्रव में घुला रहता है तो उसको हम लोग इमल्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव द्रव में जब घुला रहता है तब उसे हम इमल्शन कहते हैं। इमल्शन का क्या उदाहरण है? दूध है, फेस क्रीम, दूध और फेस क्रीम। दूध, दूध क्या होता है? वसा, वसा जिसको हम लोग तेल कहते हैं, या चर्बी या द्रव है। किसमें घुला रहता है? पानी में घुला रहता है, द्रव द्रव में घुला रहता है। ठोस द्रव में घुला हुआ है, द्रव द्रव में घुला रहा है। जब ठोस द्रव में घुला रहता है तब उसको हम लोग साल कहते हैं, इसको रटना पड़ेगा। जब द्रव द्रव में घुला रहेगा तब, जैसे उदाहरण है दूध है, और क्या है देख रहे हो यहाँ, जब द्रव द्रव में घुला रहता है जैसे दूध है, तो दूध में क्या होता है? वसा। वसा क्या है? यह द्रव है। चर्बी, पानी क्या है? यह भी द्रव है, द्रव द्रव में घुला रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इमल्शन। ये क्या है? इमल्शन। इसका उदाहरण क्या है? दूध। क्या है? ये आपके पास है ये दूध। और क्या है? फेस क्रीम। फेस क्रीम जिसको हम लोग क्या करते हो? बाजार में मिलता, ला करके चेहरे पर लगाते हो, उसमें भी द्रव द्रव में घुला रहता है। ठीक, तो ये हो गया इमल्शन। इसको हम लोग कहेंगे द्रव द्रव में घुला रहेगा। उदाहरण के लिए दूध और का फेस क्रीम। क्या है ये? फेस क्रीम, याद रखिएगा। तो ये हो गया 2 तरह का। अगर गैस घुला हो द्रव में तब क्या होगा? गैस घुला हो अगर द्रव में, ये कैसे आप देखोगे? गैस द्रव में घुली होती। साबुन की झाग आपने देखा होगा। क्या है? साबुन की झाग। साबुन की झाग में क्या होता है? वायु के कण पानी में घुले रहते हैं, या वसा के, देखो क्या होता है? ये गैस द्रव में घुला रहता है। ये क्या हो गया? गैस द्रव में घुला रहता है। तो ये 3 तरह के हो गए। क्या? ठोस द्रव में घुला रहा है, द्रव द्रव में घुला रहा है, गैस द्रव में। ये विलयन का, विलय विलय का कारण कौन काम करता है? ये है द्रव। तो इसको हम क्या कहेंगे? गैस अगर घुली हुई है तब क्या कहेंगे इसको हम? गैस अगर द्रव में घुला, शेविंग क्रीम जिसको हम लोग कहते हैं, शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम माने दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं जिसमें, उसको क्या करते हैं? पानी से मिलाते हैं, उसमें गैस घुली रहती है, वो भी एक तरह से झाग है। तो क्या कहेंगे? ये हो गया शेविंग क्रीम। क्या? शेविंग क्रीम। ये फेस क्रीम था, ये शेविंग क्रीम, दोनों फर्क देख लिए।
द्रव द्रव में घुला रहता था, ये क्या है, फेस क्रीम। ये गैस द्रव में घुला है, शेविंग क्रीम। दोनों में फर्क है, इम्तिहान में पूछ लिया जाता है और पूछा, दोनों धोखे में पड़ जाते हैं लोग। तो ये हो गया 3 प्रकार के, तो ये हो गए। अब आइए द्रव के बजाय गैस हो तब, गैस के अंदर अगर घुला हो, तो गैस के अंदर अगर ठोस घुला हुआ है, ठोस घुला हुआ द्रव में, जैसे धुआं, धुआं में क्या है, कार्बन के कण पानी में घुले रहे, वायु में घुले रहते हैं। कार्बन के कण वायु में, वायु क्या है, गैस है, कार्बन ठोस है। ठोस जब गैस में घुला हो तब उसको क्या कहते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, देखिए ये गैस है तो क्या कहते हैं इसको, गैस एरोसॉल। क्या कहेंगे इसको, एरोसॉल, AEROSOL, एरोसॉल। ठोस के कण कहां घुले हुए हैं, गैस में घुले हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, एरोसॉल। गैस गैस में नहीं घुलती है, गैस तो वैसे घुली रहती है, उसका कोई मिश्रण नहीं होता। कैसे, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड आपस में घुले रहते हैं, इसको नहीं कहेंगे। ठीक क्या है, ठोस गैस में घुला हुआ है, द्रव अगर गैस में घुला हुआ है, द्रव किस में घुला हुआ है, गैस में। द्रव गैस में कैसे घुला रहता है, जैसे बादल आप देखते हो, बादल है, कुहरा है, बादल, कुहरा, ये क्या है, द्रव गैस में घुला रहता है। क्या है, द्रव गैस में घुला रहता है। इसको हम क्या कहेंगे, ये एरोसॉल है। क्या, एरोसॉल, क्या, एरोसॉल। अब ये आ जाएगा याद, क्या है ये, एरोसॉल। तो ये 2 ठू ये हो गया, 3 ये रहा, 2 5 हो गया। तीसरा इसमें नहीं होता कि गैस गैस में घुला रहा है। अब 3 और आ गए, देखिए तो 3 कौन है, अब की ठोस में घुला रहेगा, किसमें, गैस अगर ठोस में घुली हुई है, द्रव ठोस में घुला हुआ है, और ठोस ठोस में घुला हो। 3 तरह का हो गया ये, गैस ठोस में घुली हो, द्रव गैस में घुली हो, ठोस गैस में घुला हो। तो 3 2 5 3 8 किताब में फिर से डिटेल में देख लीजिएगा। कैसे, जब गैस ठोस में घुला हो, जब गैस ठोस के अंदर घुला हो, गैस ठोस के अंदर कैसे आप देख रहे हो, ये स्पंज आप देखते हो, कुर्सी पर बैठिए तो आप जैसे बैठते हो उसमें से हवा बाहर निकल जाती, तो ठोस के अंदर गैस घुली रहती, गैस ठोस के अंदर घुली हुई। स्पंज याद आया कि नहीं, देखिए स्पंज हो गया। स्पंज और फिर झावा आपने देखा होगा, झावा, प्यूमिक कहते हैं उसको अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, प्यूमिक, प्यूमिक या झावा। झावा आप ईंटा खरीदने जाइए तो देखो इसका राट कहते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसा टेढ़ा बेड़ा होता है, बीच बीच में ऐसे गैपिंग दिखाई पड़ती है, उसमें हवा भरी रहती है। तो ये गैस ठोस के अंदर घुला रहता है, जिसको झावा हम लोग कहते हैं। या आपने देख लिया कि गैस ठोस के अंदर कैसे घुली हुई है, या आपने देखा स्पंज को देख लिया आपने। फिर ये हो गया प्यूमिक या झावा। द्रव ठोस के अंदर कैसे घुला होता है, द्रव ठोस के अंदर घुला होता है, आपने देखा होगा कि द्रव ठोस के अंदर कैसे घुला हुआ, जैसे अचार आप देखते हो, द्रव ठोस के अंदर, द्रव माने तेल, तेल घुला रहता है किसमें, आम का जो अचार होता है, आम का टुकड़ा, ये ठोस है, आम का अचार या और कोई भी अचार हो। तो ये अगर घुला हुआ है द्रव ठोस के अंदर, द्रव की मात्रा कम है, ठोस की मात्रा ज्यादा है, तो द्रव ठोस के अंदर घुला है, यानी अचार उसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अचार। अब ठोस ठोस के अंदर कैसे घुला रहेगा, ठोस ठोस के अंदर जो आप देखते हो ये कीमती रत्न होते हैं, जिसको हम रत्न कहते हैं, मोती कहते हैं, ये ठोस ठोस के अंदर घुला रहता है, इसको हम कहते हैं, ये ठोस एरोसॉल कहते हैं इसको, ठोस एरोसॉल। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 5, और ये 3 8 प्रकार की स्प्रे हो गए। अब अपने क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसान है। कैसे, व्हाट इज ट्रू अबाउट द कोलाइड, कोलाइड के बारे में क्या सत्य है। नंबर 1, स्कैटर्स द लाइट, प्रकाश को परिकीर्णित करता है। अभी आपने देखा, जिसको हम लोगों ने पढ़ा कि ये प्रकाश को परिकीर्णित कर देता, तो ये सही है। साइज ऑफ द पार्टिकल इज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, ये भी सही है। देखो ये है। तीसरा, हेट्रोजीनियस होता है, विषमांगी है, विरिका देखो विषमांगी होता है, ये तीनों सही है, तो डी करेक्ट है, ऑल इज करेक्ट हो गया।
व्हाट इज कोलाइड? कोलाइड क्या है इनमें से? ये जो विलेन है, पहला है ब्लड, ब्लड क्या है? ये कोलाइड है। इंक क्या है? ये भी कोलाइड है, इसमें ठोस जो द्रव में घुला रहता है। सोप सोल्यूशन, ये भी कोलाइड है। सोप सोल्यूशन क्या होता है? साबुन की झाग, वायु घुली रहती है द्रव के अंदर, झाग में क्या होता है, जिसको एरोसॉल हम लोग कहते हैं, ये भी है। ऑल दी अबव, सभी सही है, तो ये डी इसमें भी सही है। इस शब्द नहीं लगाओगे, डी वाला सही है। फिर देखिए एरोसॉल क्या है? एरोसॉल में क्या होता है? एरोसॉल जिसमें एयर क्या हो, एरो से एयर जानिए, एयर में वायु में घुला हो, ठोस हो या द्रव हो, तो उसको एरोसॉल कहेंगे। ठोस घुला हो या द्रव घुला हो, जैसे ठोस के कण, धुआं के कण, कार्बन के कण वायु में घुले हैं तो वो एरोसॉल हो गया। पानी है, पानी के कण द्रव में घुले हैं, यानी बादल है तो पानी के कण हवा में घुले हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? वो भी एरोसॉल है। कोहरा है, बादल है। अब देखिए निम्नलिखित में से कह रहा है एरोसॉल है इसमें से कौन? तो मिल्क क्या है? ये एरोसॉल नहीं है। मिल्क क्या है? द्रव, द्रव में घुला रहता है, द्रव द्रव में घुला रहता है, इसको हम लोग इमल्शन कहते हैं, तो ये इमल्शन हो गया। जेली, जेली जानते हो? जेली क्या चीज होता है? जेली में क्या होता है? ये जेली भी क्या है? एक तरह का ये, इसमें क्या है? ठोस के कण द्रव में घुले होते हैं। जेली और जाम दोनों अलग अलग चीज होता है। तो जेली क्या चीज होता है? जेली माने अचार, जेली माने अचार, यानी ठोस द्रव में घुला रहता है। और जाम क्या चीज होता है? द्रव ठोस में घुला रहता है, उल्टा वाला है साहब। तो जेली और जाम देख लीजिएगा किताब में। तीसरा आता है, तो ये हो गया क्या? जेली और जाम में ठोस द्रव में घुला रहता है, ठोस द्रव में घुला रहता है। ठोस को क्या कर देते हैं? जैसे मान लीजिए आपको बनाना है, लीची का जेली बनानी है, तो लीची को आप पीस डालोगे, उसको मिठास में मिलाओगे, तो द्रव उसमें ज्यादा हो गया, ये ठोस कम है। इसका उल्टा अचार है, अचार में क्या करते हो? अचार में ठोस ज्यादा है, तेल उसमें कम रहता है, तो उल्टा हो गया। जेली और जाम में ही फर्क है। तो ये क्या हो गया? ये कोहिरा, कोहिरा क्या है? ये वायु में घुला हुआ है, पानी के कण वायु में घुले हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एरोसॉल। ये हो गया, कोहिरा है, बादल है, ये क्या है? एरोसॉल है। सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च क्या होती है? स्टार्च जो हम लोग जानते हो, ये आलू को बारीक पीस लीजिए, उसको किसमें घोलिए? पानी में, या तेल में घोलिए, तो इसमें क्या हो गया? ये वायु में नहीं घुला हुआ है, तो एरोसॉल नहीं हुआ। ठोस के कण को आपने द्रव में घोल दिया, तो ये भी, ये सब है क्या? कोलाइडी विलेन, ये भी कोलाइडी, ये भी कोलाइडी, ये भी सब कोलाइडी है। लेकिन इस कोलाइडी के अंदर एरोसॉल जो है, एयर में जो गैस में घुला, जैसे ठोस गैस में घुला हो या द्रव गैस में घुला हो। ठोस गैस में घुला हुआ जैसे धुआं क्या है? एरोसॉल है। कोहिरा या बादल क्या है? वो भी एरोसॉल है। तो ये दो चीजें एरोसॉल है, ठोस वायु में घुला हो या द्रव घुला हो, जैसे पानी हवा में घुला हो, बादल बन गया, कोहिरा बन गया, तो ये हो गया, तो ये हो गया कोहिरा। तो इस समय देखिए, व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम? निम्नलिखित में से कौन सा, ये इमल्शन के अंदर कौन प्रक्षिप्त परावस्था है और कौन परिक्षेपण माध्यम है? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम कौन है? तो इमल्शन में हम देखते हैं दोनों ही द्रव है, दोनों ही द्रव। जैसे इमल्शन, आपने दूध क्या है? इमल्शन है। दूध में क्या होता है? ये वसा के कण, वसा माने चर्बी या तेल, तेल द्रव है, द्रव द्रव में घुला होता है। देखो ये द्रव द्रव में घुला होता है, इसको हम लोग वसा कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध। तो वसा पानी के, ये भी द्रव, ये भी द्रव, द्रव द्रव के अंदर घुला रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इमल्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इमल्शन में प्रक्षिप्त परावस्था भी द्रव होती है, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है, दोनों ही द्रव होता है, दोनों ही द्रव है। यही सही हो गया इमल्शन में, बाकी सब गलत हो गया। ठीक है, यह रहा आपका कोलाइड से संबंधित क्वेश्चन।